हेलो फ्रेंड्स, चेंज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे थे। हम महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे थे। तो स्थापत्य कला की उपलब्धियों के बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था, वो कौन सा किला डिस्कस किया था? हमने बात कर ली थी हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हमने डिस्कस वहां पे कर लिया था। ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो कब बनवाया गया, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो कौन से जिले के अंदर है, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसका परकोटा कितना लंबा है, एस्ट्रोकोन की संख्या किसने दी, और अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कथन कहा था, ये सारे के सारे हम अपने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्योंकि महाराणा कुंभा ने जो हमारे राजस्थान में 84 दुर्ग हैं, उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ये कौन कहता है? ये श्यामल दास कहता है। किसके अनुसार कहता है? वीर विनोद के अनुसार। श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद के अंदर ये बातें कही गई हैं कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अकेले किसने बनवाए हैं? महाराणा कुंभा ने बनवाए हैं। तो और कौन कौन से महत्वपूर्ण दुर्ग हैं जो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए? तो दूसरा जो दुर्ग आता है इसी कैटेगरी के अंदर, वो आता है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग। जो अचलगढ़ दुर्ग है, इस अचलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो तो किसने करवाया था? इसका निर्माण तो करवाया था परमार शासकों ने। जो परमार शासक थे उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था, लेकिन उसके बाद में यह दुर्ग खंडहर में बदल गया था। तो इस खंडहर में बदले दुर्ग का पुनर्निर्माण अगर किसी ने करवाया था तो वो थे महाराणा कुंभा, यानी कि सन 1452 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा इस अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया था। पुनर्निर्माण करवाया गया था, जीर्णोद्धार भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इस अचलगढ़ दुर्ग में क्या क्या है? यह जो अचलगढ़ दुर्ग है, इस अचलगढ़ दुर्ग में आपका ओखा रानी का महल है, अचलेश्वर महादेव मंदिर है, सावन भादो झील है। ये महत्वपूर्ण है अचलगढ़ दुर्ग के संदर्भ में। क्या क्या बताया? ओखा रानी का महल है, अचलेश्वर महादेव मंदिर है और सावन भादो झील है, ठीक है। किसने निर्माण करवाया? 1452 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था। देखो, दो तीन चीजें महत्वपूर्ण आती हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि सावन भादो झील कहाँ पर, तब तो आपने क्या बोल दिया? अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर है, ठीक है। तो वहां से आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपसे पूछ ली जाए कि एक आता है सावन भादो महल। अगर सावन भादो महल पूछ ले तो सावन भादो महल कहाँ पर है? वो आपके डीग, भरतपुर। अब इसको डीग की जगह एक जिला बन गया डीग खुद ही, तो भरतपुर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं। आप डीग बोल सकते हैं डायरेक्टली, पहले डीग जो था वो भरतपुर जिले के अंदर आता था, तो अब डीग खुद से एक अलग जिला हो गया है। तो सावन भादो महल, सावन भादो महल कहाँ पर है? डीग के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले सावन भादो नहर पूछ ले, सावन भादो नहर, तब क्या जवाब दोगे आप? कोटा, ठीक है। सावन भादो नहर पूछ ले तो क्या नाम दोगे? कोटा। और दो कड़ाइयां हैं, सावन भादो कड़ाई। कहां पर है सावन भादो कड़ाई? ये करणी माता मंदिर, देशनोक, बीकानेर, ठीक है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए सावन भादो झील कहाँ पर है, तो अचलगढ़ दुर्ग आ जाएगा, सिरोही के अंदर। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सावन भादो महल कहाँ पर है, तो कोटा, सॉरी, डीग, भरतपुर बोल देंगे। अगर सावन भादो नहर पूछ ली जाए तो कोटा के अंदर। और अगर हमसे पूछ ले सावन भादो कढ़ाइयां तो कहाँ पर है? करणी माता का मंदिर देशनोक के अंदर है। वहां पर कौन सी कढ़ाइयां हैं? वहां पर सावन भादो दो कढ़ाइयां वहां पर रखी हुई हैं। तो ये आ गई कुछ सावन भादो से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी, जो कई जगह हमसे पूछी जा सकती है और हमें कंफ्यूज भी कर सकती है। जो तीसरा किला इनके द्वारा बनवाया गया उसका नाम है, तीसरा किला बैराट का दुर्ग। कहां पर है ये? भीलवाड़ा में, ठीक है। जो भीलवाड़ा है, उस भीलवाड़ा के अंदर एक और किला बनवाया गया है वहां पर महाराणा कुंभा के द्वारा, बैराट का दुर्ग बोलते हैं, ठीक है। इस बैराट के दुर्ग का निर्माण करवाया गया। जो मेर जाति थी, उस मेर जाति के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए महाराणा कुंभा के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। चौथी जो उपलब्धि आती है महाराणा कुंभा की, वो आती है विजय स्तंभ। हमने पढ़ा था
सन 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था, और उस सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा जो स्तंभ का निर्माण करवाया गया, उस स्तंभ का नाम क्या है? उस स्तंभ का नाम आपका विजय स्तंभ है। यह जो विजय स्तंभ है, जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया, इस विजय स्तंभ की खास बात क्या? इस विजय स्तंभ की खास बात यह है कि पहली बात, कौन से भगवान को समर्पित है ये? तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसको समर्पित है? तो यह विष्णु भगवान को समर्पित है। इस कारण से इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं, या इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। मूर्तियों का अजायब घर। ऐसा क्यों? क्योंकि कई सारी मूर्तियां होने के कारण से इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। विजय स्तंभ है तो इंग्लिश में विजय को क्या बोलते हैं? विक्ट्री। स्तंभ को क्या बोलते हैं? टावर। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर भी इसी का नाम है। ठीक है, जो कई जगह आपको विक्ट्री टावर भी देखने को मिलता है। ठीक है, वो उसका एक इंग्लिश वर्जन ही है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा खास बात है कि यह जो विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ कितने मंजिला है? ये एक 9 मंजिला इमारत है। कितनी हाइट है इसकी? 120 फीट इसकी हाइट है। पूछ ले सीढ़ियां कितनी है इसमें? तो 157 जो है वो इसके अंदर सीढ़ियां हैं। ठीक है, इसकी खास बात क्या है कि यह जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ की तीसरी जो मंजिल है, उस तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय जो मुस्लिम आक्रांता थे, उन मुस्लिम आक्रांताओं से इस विजय स्तंभ को बचाने के लिए महाराणा कुंभा ने क्या किया? तो उस महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल के ऊपर अल्लाह लिखवा दिया। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि अल्लाह जो है वो सम्मानीय है। इसलिए वैसे सभी धर्म के जो भगवान होते हैं वो सम्मानीय ही होते हैं, लेकिन चूंकि मुस्लिम धर्म जो है वो अल्लाह को ज्यादा मानता है, इसलिए उन्होंने इस मुस्लिम धर्म के आक्रांताओं से बचाने के लिए इस विजय स्तंभ की 9वीं जो तीसरी मंजिल है, उस तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिख दिया। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में? यह जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ के ऊपर एक बार इसकी बिजली गिर गई थी। सन 1842 के आसपास की बात है। सन 1842 के अंदर इस विजय स्तंभ के ऊपर बिजली गिर गई थी, और बिजली गिरने के कारण से विजय स्तंभ जो था वो कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था। इसलिए इस क्षतिग्रस्त विजय स्तंभ का जो पुनर्निर्माण करवाया, क्षतिग्रस्त विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसी ने करवाया? तो वो करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। ठीक है, महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। ठीक है, यह जो विजय स्तंभ है, फर्ग्यूसन क्या बोलता है? फर्ग्यूसन जो है, ये फर्ग्यूसन कहता है कि यह रोम की इमारत तुल्य है। रोम की इमारत तुल्य, यानी फर्ग्यूसन क्या करता है? फर्ग्यूसन जो है वो इसकी तुलना किससे करता है? वो रोम की इमारत से इस विजय स्तंभ की तुलना करता है। यह विजय स्तंभ जो है, इस विजय स्तंभ के ऊपर सन 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट, कितने रुपए का? 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। और जो हमारी राजस्थान पुलिस है और हमारी जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, इन दोनों का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी क्या है? यह विजय स्तंभ किसका? राजस्थान पुलिस का प्लस माध्यमिक शिक्षा परिषद का यह एक प्रतीक चिन्ह भी है। तो जो महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पे बताई, क्या क्या बताई विजय स्तंभ के बारे में? विजय स्तंभ के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हमारे पास आती हैं, पहली बात, कब बना? 1437 ईस्वी के सारंगपुर युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा ने जो मालवा विजय की थी, उसके उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा इस विक्ट्री टावर या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि इसके अंदर विष्णु की मूर्तियां हैं, इसलिए इसे विष्णु ध्वज या मूर्तियों का अजायब घर कहा गया। एक 9 मंजिला इमारत है जिसकी हाइट 120 फीट है, जिसमें 157 सीढ़ियां हैं। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। सन 1842 के आसपास ये क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका पुनर्निर्माण जो था वो महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। फर्ग्यूसन बोलता है कि यह रोम की इमारत तुल्य है। 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपए का डाक टिकट राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, और राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है, इन दोनों का क्या है? यह एक प्रतीक चिन्ह भी है। ये विजय स्तंभ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित किया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य के तहत। इसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी महाराणा कुंभा की उपलब्धियों में से एक है। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की अगर हम ऊंचाई की बात करें, देखो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कितनी मंजिला है, यह आपकी 7 मंजिला जो है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 75 फीट इसकी ऊंचाई है और यह आदिनाथ जैन को समर्पित है। किसको समर्पित है यह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो आदिनाथ जैन जो है उस आदिनाथ जैन को समर्पित है। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत तो की थी अत्रि ने, और समाप्त किसने किया था इसको? अत्रि का पुत्र था जिसका नाम था महेश भट्ट। महेश भट्ट ने शुरुआत अत्रि ने, समाप्त किसने किया? महेश भट्ट ने किया। ठीक है, कीर्ति स्तंभ लिखने की जो शुरुआत की थी, ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? एक जैन व्यापारी था, जैन व्यापारी जिसका नाम था जीजा। ठीक है, ये भी महाराणा कुंभा के समय की उपलब्धि है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जब आप देखने जाते हो वहां पे तो आपको देखने को ये भी मिलती है। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो महाराणा कुंभा को एक महान राजा की श्रेणी के अंदर लेके आती हैं। अच्छा, 2 दुर्ग आपको बताया नहीं मैंने, एक तो था आपका कोलन दुर्ग, एक आपका मचान दुर्ग। इन दोनों दुर्गों का निर्माण भी किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। ये सारे के सारे जो आपको बातें बताई गई हैं सबकी सब एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं। जैसे कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 7 मंजिला है, 75 फीट आदिनाथ जैन को समर्पित है। अत्रि के द्वारा शुरुआत की गई, महेश भट्ट ने समाप्त किया, जैन व्यापारी जीजा के द्वारा निर्माण करवाया गया, कोलन दुर्ग जो है वो किसने बनवाया, मचान दुर्ग जो है वो किसने बनाया। ठीक है, ये सारी की सारी बातें जो एग्जाम के अंदर पूछी गई, इसलिए जो बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो सारी की सारी बातें हम आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और भी आ जाती हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, जैसे कि महाराणा कुंभा जो थे, उन महाराणा कुंभा के बारे में हमने क्या कहा? हमने उन्हें संगीत राज की उपाधि दी थी। संगीत राज की उपाधि क्यों दी जाती है? संगीत राज की उपाधि तब दी जाती है जब कोई संगीत की विद्याओं में प्रवीण होता है। तो जो महाराणा कुंभा थे ये संगीत की तीनों विद्याओं, संगीत की 3 विद्याएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है गीत, एक होती है वाद्य और एक होती है नृत्य। ठीक है, ये क्या है? ये संगीत की 3 विद्याएं हैं। ठीक है, तो महाराणा कुंभा जो थे वो संगीत की तीनों विद्याओं में क्या थे? तीनों विद्याओं के अंदर प्रवीण थे। ठीक है, तो महाराणा कुंभा के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है संगीत राज। किसने लिखा? ये महाराणा कुंभा ने लिखा, जिसमें उन्होंने क्या किया? जिसमें उन्होंने भारतीय संगीत की तीनों विद्याओं गीत, वाद्य और नृत्य का समावेश किया है। जो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ संगीत राज है, इस संगीत राज में महाराणा कुंभा जो है वो महाराणा कुंभा संगीत की तीनों विद्याओं के बारे में, यानी कि गीत के बारे में भी लिखते हैं, वाद्य के बारे में भी लिखते हैं और नृत्य के बारे में लिखते हैं। तीनों के बारे में महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा जयदेव जो था, उस जयदेव के द्वारा लिखा गया था गीत गोविंद, गीत गोविंद। ठीक है, ये गीत गोविंद जो है वो क्या है? गीत गोविंद जो है जयदेव कृत जो गीत गोविंद है, इस गीत गोविंद पर एक टीका लिखी है। ठीक है, उस टीका का नाम क्या है? रसिक प्रिया। तो गीत गोविंद पर जो टीका लिखी गई है, टीका जिसका नाम क्या है? रसिक प्रिया। ठीक है, तो क्या किया गया यहाँ पे? महाराणा कुंभा जो है उस महाराणा कुंभा के द्वारा जयदेव कृत जो गीत गोविंद है उस गीत गोविंद पर टीका लिखी गई जिसका नाम क्या है? रसिक प्रिया। इसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा रचित रचनाओं के अंदर एक आती है सूड़ प्रबंध, एक आती है कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। ये 2 प्रमुख रचनाएं यहाँ पर और आती है। कौन कौन सी? सूड़ प्रबंध। सूड़ प्रबंध में क्या है? जो गीत गोविंद है उस गीत गोविंद के पदों का राग जो है वो किसके अंदर बताया गया है? वो इसके अंदर बताया गया है। और कामराज रतिसार जो है वो क्या है? ये काम शास्त्र के ऊपर लिखित ग्रंथ है। इसके अलावा और रचनाएं भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे हरवर्तिका आती है, चंडी शतक टीका आती है, वाद्य प्रबंध आता है, संगीत क्रम आता है। ये महत्वपूर्ण रचनाएं भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कान्य व्यास जो थे, उस कान्य व्यास की रचना हम पहले बता चुके हैं आपको कि महाराणा कुंभा जो थे उन महाराणा कुंभा का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था कान्य व्यास। उस कान्य व्यास के द्वारा एक लिंग महात्म्य की रचना की गई, एक लिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की गई। और इस एक लिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना का जो प्रथम भाग है
उसे प्रथम भाग का जो उल्लेख मिलता है वो राजवर्णन मिलता है। वो राजवर्णन कौन लिखता है? वह राजवर्णन भी महाराणा कुंभा के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा जो एक दो चीजें और आती हैं, जैसे एक राइटर आता है, एक नाम मिलता है हमें सारंग व्यास। एक नाम मिलता है हमें सारंग व्यास। तो सारंग व्यास जो थे महाराणा कुंभा के गीत गुरु, महाराणा कुंभा के गीत गुरु कौन थे? तो वो सारंग व्यास थे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कान्य व्यास ने एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा, उसका प्रथम भाग जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम राजवर्णन है। महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत राज की रचना की गई, जो कि संगीत की तीनों विद्याओं गीत, वाद्य और नृत्य के बारे में बताती है। महाराणा कुंभा के द्वारा जयदेव कृत गीत गोविंद जो था उस पर टीका लिखी गई, टीका का नाम रसिक प्रिया है। इसके अलावा महाराणा कुंभा के समय में सूर प्रबंध है, कामराज रतिसार है, चंडी शतक टीका है, हरिवर्तिका है, वाद्य प्रबंध है, संगीत सुधा प्रबंध है, संगीत मीमांसा है, संगीत रत्नाकर है, संगीत क्रम दीपिका है। इन सब का उल्लेख भी महाराणा कुंभा के द्वारा, इस सब का जो समय पीरियड आता है, इन सब की रचनाएं जो है वो सब की सब महाराणा कुंभा के समकालीन है। इसी कारण से महाराणा कुंभा को एक साहित्यकार मानते हैं, एक अच्छा रचनाकार मानते हैं, एक स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। तो ये सारी की सारी जो उपलब्धियां हैं वो महाराणा कुंभा को इसलिए दी गई क्योंकि महाराणा कुंभा जो है वो ऐसा नहीं कि केवल और केवल अपने राज्य को बढ़ाने के लिए ही प्रयास कर रहे थे, बल्कि महाराणा कुंभा राजनीतिक रूप से जितने प्रगाढ़ थे, जितने सुदृढ़ थे, उतने ही रूप से वो साहित्यिक रूप से भी थे, उतने ही रूप से वो सांस्कृतिक रूप से भी थे। और जो उनकी स्थापत्य कला देखने को मिलती है वो हमें उन दुर्गों के अंदर देखने को मिलती है जो हम महाराणा कुंभा के समकालीन दुर्ग पढ़ते हैं। ठीक है, श्यामल दास ने कहा ही है कि 84 दुर्ग है राजस्थान में, 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए हैं। इसी कारण से महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। ये जो महाराणा कुंभा थे, इन महाराणा कुंभा के जो महाराणा कुंभा हैं, महाराणा कुंभा, इनके एक पुत्र उदा, एक पुत्र रायमल। महाराणा कुंभा के दो पुत्र, एक का नाम उदा, एक का नाम रायमल, और एक पुत्री जिसका नाम रमाबाई। ठीक है, महाराणा कुंभा के दो पुत्र उदयन रायमल और एक पुत्री जिसका नाम क्या है? रमाबाई। रमाबाई एक महान संगीतज्ञ थी और इस रमाबाई को वागीश्वरी भी कहा जाता था। ठीक है, रमाबाई क्या थी? रमाबाई जो थी वो महान संगीतज्ञ थी और इस रमाबाई को वागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता। तो ये महाराणा कुंभा के आगे की वंशावली आती है। तो अब हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर कि कैसे महाराणा कुंभा के शासनावधि के समाप्त होने के बाद गद्दी पर उदा बैठता है। उदा जो है वो महाराणा कुंभा की हत्या करके बैठता है। कहाँ पर हत्या करता है? तो हमें बताया कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही महादेव कुंड है, वहां पर हत्या करता है। फिर कैसे रायमल जो है वो उदा से शासन लेता है और फिर रायमल के जो पुत्र आते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया है, उड़न जिसको उड़ना राजकुमार भी बोलते हैं, जयमल आता है, इसके अलावा आपका राणा सांगा आता है, यानी कि संग्राम सिंह, वो किस प्रकार से गद्दी पर बैठते हैं, इन सब की चर्चा हम अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।